नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसने हम सबको परेशान कर रखा है। आज हम 2024 की विनाशकारी भीषण गर्मी यानी हीट वेव के सिस्टमैटिक कारणों से लेकर इससे बचने के व्यवहारिक और जीवन रक्षक उपायों तक का एक बेहद जरूरी सफर तय करेंगे। तो चलिए सीधे गहराई में उतरते हैं। आज हम 2024 की ग्रीष्मकालीन आपदा, वेट बल्ब तापमान के खतरे, नीतियों की कमियों, वार्निंग सिस्टम, बिना एसी के घर ठंडा रखने के तरीके और अंत में कूलिंग डाइट पर नजर डालेंगे। भाग 1 2024 की ग्रीष्मकालीन आपदा। ये गर्मियां वाकई अभूतपूर्व थी। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए, 50.5 डिग्री सेल्सियस। राजस्थान के चूरू में दर्ज किया गया ये तापमान कोई आम बात नहीं है। पिछले 8 सालों में भारत का ये सबसे ज्यादा तापमान था। मतलब ये आंकड़ा ही अपने आप में बता रहा है कि ये संकट कितना भयानक रूप ले चुका है। और ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि इस भयंकर गर्मी ने देश भर में कितना कहर बरपाया और हमारे बुनियादी ढांचे पर कितना जबरदस्त दबाव डाला। 219 से ज्यादा जाने गई, जिनमें चुनाव ड्यूटी पर लगे लोग भी शामिल थे। 40,000 से ज्यादा हीट स्ट्रोक के मामले सामने आए और नई दिल्ली का वो जल संकट तो आपको याद ही होगा, जब हालात इतने खराब हो गए थे कि पानी के टैंकरों के जरिए सप्लाई करनी पड़ी थी। भाग 2 वेट बल्ब तापमान का खतरा, यानी वो स्थिति जब आपका पसीना भी आपका साथ छोड़ देता है। अब सिर्फ थर्मामीटर वाले तापमान से आगे बढ़कर थोड़ा विज्ञान समझते हैं। आपने वेट बल्ब टेम्परेचर का नाम सुना है? आसान भाषा में कहूँ तो ये मापता है कि गर्मी और उमस एक साथ मिलकर हमारे शरीर के लिए कैसे एक जैविक जाल बुन देते हैं। जब हवा में बहुत ज्यादा नमी होती है ना, तो वो एक अदृश्य कंबल की तरह काम करती है। नतीजा, आपका पसीना वाष्पित ही नहीं हो पाता। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ये वेट बल्ब तापमान 35 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार कर जाता है, तो हमारे शरीर का अपना नेचुरल कूलिंग सिस्टम पूरी तरह फेल हो जाता है। इस बायोलॉजिकल ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंचने के बाद सिर्फ पानी पीने से कुछ नहीं होता। शरीर के अंदर का तापमान इतनी तेजी से बढ़ता है कि इंसान अपना तापमान नियंत्रण ही खो बैठता है। बहुत तेजी से हीट स्ट्रोक आता है और सच कहूं तो कुछ ही घंटों के भीतर ऑर्गन फेलियर तक हो सकता है। ये एक मूक हत्यारे की तरह काम करता है। भाग 3 प्रभाव और नीतिगत कमियां। चलिए समझते हैं कि तापीय अन्याय या थर्मल इनजस्टिस का बोझ आखिर कौन उठा रहा है। अगर हम अपनी नीतियों को ध्यान से देखें तो एक बहुत बड़ी कानूनी खामी नजर आती है। फिलहाल हमारे हीट एक्शन प्लान सिर्फ एक गैर बाध्यकारी सलाह या एडवाइजरी हैं, और इस सलाह शब्द का सीधा असर आम इंसान पर पड़ता है। जब तक हीट वेव को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत एक अधिसूचित आपदा यानी नोटिफाइड डिजास्टर घोषित नहीं किया जाता, तब तक राष्ट्रीय आपदा कोष के दरवाजे नहीं खुलते। आसान शब्दों में कहें तो चरम गर्मी के दौरान अनौपचारिक क्षेत्र के मजदूरों को कोई आय सुरक्षा या फंड नहीं मिल पाता। और इसके परिणाम बहुत गहरे हैं। सोचिए उन गरीब, बुजुर्ग या डिलीवरी पार्टनर्स के बारे में जो छिलछिलाती धूप में काम करते हैं। उनके पास गर्मी से बचने का कोई विकल्प नहीं है। कोई मैंडेटरी रेस्ट ब्रेक नहीं होता, ऊपर से एल्गोरिथम का भारी दबाव। उन्हें एक तरह से अपनी सेहत और रोजी रोटी में से किसी एक को चुनना पड़ता है। और हाँ, इसका व्यापक आर्थिक असर भी है। एक अनुमान के मुताबिक 2030 तक इसके चलते जीडीपी में 4.5% तक का भारी नुकसान हो सकता है। भाग 4 हीट वेव चेतावनी प्रणाली यानी खतरे की भविष्यवाणी। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमारा आपदा प्रबंधन अब पहले से ज्यादा एक्टिव हो रहा है। हम जिला स्तर पर वल्नरेबिलिटी मैपिंग और रियल टाइम अलर्ट्स की तरफ बढ़ रहे हैं। मकसद साफ है, खतरा चरम पर पहुंचे और जानलेवा बने उससे पहले ही लोगों को आगाह करके सुरक्षित कर लिया जाए। मौसम विभाग के इस कलर कोडेड सिस्टम को समझना बहुत आसान है। ये हरे रंग से शुरू होता है जो सामान्य स्थिति है, फिर आता है पीला और नारंगी रंग जिसका मतलब है अलर्ट रहना और तैयारी करना, और अंत में लाल रंग का अलर्ट। रेड अलर्ट का सीधा सा मतलब है कि 6 दिनों से ज्यादा की एक्सट्रीम गर्मी पड़ने वाली है और तुरंत सख्त कदम उठाने की जरूरत है। ये सिस्टम प्रशासन को खतरे का अंदाजा लगाने और कमजोर वर्गों को बचाने में काफी मदद करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे जुड़ता है। भाग 5 बिना एसी के गर्मी को मात देना, वो भी WHO की व्यावहारिक रणनीतियों के साथ। तो बिना एयर कंडीशनर के घर को ठंडा कैसे रखें?
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कुछ बहुत ही शानदार और आसान तरीके बताए हैं। दिन के समय पर्दे बंद रखना ताकि धूप अंदर ना आए, रात में ठंडी हवा के लिए खिड़कियां खोल देना और छतों पर सफेद पेंट लगाना ताकि सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट हो सके। और सबसे कारगर तरीका है अपने बिजली के पंखे के पास ठंडे पानी की एक बाल्टी रख देना। अब मजे की बात देखिए, ये विज्ञान से जुड़े WHO के उपाय कोई नई खोज नहीं है। हमारे भारत में पीढ़ियों से दादी नानियां गर्मियों में घर ठंडा रखने के लिए बिल्कुल यही तो करती आई हैं, है ना? ये छोटे छोटे कदम आज भी बहुत बड़ा बदलाव लाते हैं। और अब हमारा आखिरी हिस्सा, भाग 6, कूलिंग डाइट और हाइड्रेशन, जहां पारंपरिक ज्ञान और विज्ञान का मेल होता है। देखिए, हाइड्रेशन का मतलब सिर्फ सादा पानी गटकना नहीं है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि किन चीज़ों से दूरी बनानी है। अब भारत जैसे देश में जहाँ चाय के बिना लोगों की सुबह नहीं होती, ये बात थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन चाय, कॉफ़ी, शराब और वो कार्बोनेटेड कोल्ड ड्रिंक्स असल में आपके शरीर को डिहाइड्रेट करते हैं। जी हाँ, ये शरीर को ठंडा करने की प्राकृतिक प्रक्रिया के खिलाफ काम करते हैं। इसके बजाय हमें खीरा, छाछ और सब्जा के बीजों जैसी चीज़ें लेनी चाहिए, जो सच में शरीर को हाइड्रेट करती हैं। अगर हम थोड़ा विज्ञान के नज़रिए से देखें तो हमारे ये पारंपरिक देसी खाने पीने के आइटम किसी सर्वाइवल टूलकिट से कम नहीं है। जैसे सिर्फ 1 कप नारियल पानी आपके शरीर को तुरंत 600 मिलीग्राम पोटेशियम और ज़रूरी इलेक्ट्रोलाइट्स दे देता है। तरबूज में सिट्रुलिन होता है जो ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है। सब्जा के बीजों में मौजूद घुलनशील फाइबर आपको लंबे समय तक हाइड्रेटेड रखता है। और हमारा अपना नींबू पुदीने का पानी, वो तो एकदम घर में बने ORS का काम करता है। वहीं आम पन्ना आपको सीधे तौर पर हीट स्ट्रोक से बचाता है। तो संकट भले ही बहुत बड़ा है, लेकिन हमारे पास विज्ञान और समाधान दोनों मौजूद हैं। अंत में एक बहुत ही अहम सवाल उठता है, जैसे जैसे ये हीट वेव्स और ज़्यादा खतरनाक होती जा रही हैं, इस जानलेवा न्यू नॉर्मल के साथ ढलने के लिए हमारे समाज को अपने शहरी डिज़ाइन, श्रम कानूनों और क्लाइमेट रेजिलियंस के बारे में किस तरह से फिर से विचार करना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गंभीरता से सोचना ही होगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।